जिस अतीक अहमद के माफिया राज से एक वक्त पर उत्तर प्रदेश के हर आमो खास कांप जाया करता था, उसका कुनबा धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर आ गया था। सब कुछ नष्ट हो गया है। शायद इसी को किए की सजा कहते हैं। जो जुर्म उसने किए, अब ऊपर वाला उसे सजा दे रहा है। और ऊपर वाले की लाठी की बात करें जिसमें आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। आज अतीक भी इस दुनिया में नहीं है। उसकी बीवी शाइस्ता परवीन पता नहीं कहां है, हमारे देश में है या किसी और मुल्क में। चेहरा छिपाकर मौत से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। अपने शौहर यानी कि अपने पति, देवर और यहां तक कि दोनों बेटों के अंतिम वक्त में वो साथ नहीं थी। असद और अबान की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आज बात होगी अबान अहमद की। वही अबान जो कि 21 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अब उसकी कुंडली का एक एक पन्ना बाहर आ रहा है। हर रोज कोई ना कोई नया खुलासा होता है कि कैसे वो अपने कुख्यात परिवार के काले कारनामों से थोड़ा अलग था। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। तो बीते हफ्ते यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही अपने बड़े भाई से जेल में मिलने जा रहे माफिया से नेता बने अतीक अहमद के सबसे लाडले और छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में हुए भीषण सड़क हादसे में यानी कि रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद से ही एक बार फिर से अतीक का पूरा परिवार लगातार सुर्खियों में है। बीते दिनों अबान को उसके पिता के पास कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जिसमें उसके जेल में बंद बड़े भाई भी पहुंचे थे। सारे भाई वहां पर पहुंचे थे जितने जिंदा हैं और रोने लगे, जिससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें भी लगातार वायरल हुई। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद शनिवार को प्रयागराज में उसके अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। जेल में बंद बड़े भाई उमर और अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली पैरोल के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जनाजे में शामिल होने के लिए लाया गया था। इस दौरान आपने देखा तस्वीरों में कि खासा भीड़ भी वहां पर जुट गई थी। इसी दौरान उनके साथ चल रहे वाहनों के काफिले को लेकर भी प्रतापगढ़ और प्रयागराज में बड़ा विवाद भी सामने आया। टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने, कर्मचारियों से अभद्रता करने और वाहन चढ़ाने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने केस भी दर्ज किया। हालात तो ये रहे कि कुछ जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग पर भी खासा दबाव देखा गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब कई घंटे तक, 2.5 घंटे तक बल्कि यहां पर मोटा मोटा कहा जाता है कि कब्रिस्तान और आसपास के रास्तों पर लोगों की आवाजाही बनी रही। वहीं दूसरी तरफ अबान की 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी, जो उसने दी थी, उसकी मार्कशीट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस मार्कशीट को देखकर चर्चा कर रहे हैं कि बिना रेगुलर स्कूल गए यानी कि नियमित तौर पर वो स्कूल नहीं जाता था और बाल संरक्षण गृह में रहकर भी आखिर पास की गई परीक्षा में ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो आइए जानते हैं अतीक के सबसे छोटे बेटे और पढ़ाई में होशियार बताए जाने वाले बेटे अबान को किस सब्जेक्ट में यानी कि किस विषय में कितने अंक मिले थे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अबान ने कहां से पढ़ाई की थी। तो उसने प्रयागराज के सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ाई की थी। वर्ष 2024 में उसने आईसीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 10वीं की मार्कशीट के मुताबिक अबान की भाषा पर अच्छी खासी मजबूत पकड़ थी और उसे हिंदी और इंग्लिश में बेहतरीन अंक मिले थे। हालांकि कठिन विषय जो होते हैं जैसे कि गणित और विज्ञान यानी कि मैथ्स और साइंस में उसका हाथ तंग था। उसके नंबर औसतन बाकी विषयों से कम थे। अतीक के बेटे अबान को हाई स्कूल परीक्षा में अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में 78 अंक मिले थे, जबकि हिंदी में 82 नंबर मिले थे, जो कि सर्वाधिक थे। वहीं इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल में यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में 57 अंक और मैथ्स में उसे सबसे कम 34 अंक मिले थे, यानी कि सिर्फ पास ही हो गया था। जबकि विज्ञान में 50 से भी एक कम यानी कि 49 अंक मिले थे और फिजिकल एजुकेशन में उसे 76 अंक मिले थे। यानी कि अतीक का बेटा एक एवरेज छात्र था, ना ज्यादा होशियार ना ही पढ़ाई में कमजोर। आपको बता दें 2023 में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद, जो कि उसी का भाई था, असद का एनकाउंटर भी हो गया था, जो कि अतीक का तीसरा बेटा था। तब अबान और उसके भाई एहजम को बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। इनकी उम्र तब कम थी।
इसी दौरान अबान ने बिना नियमित स्कूल जाए अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी और उसे पास भी कर लिया था। आईसीएसई बोर्ड के 2024 के नतीजों में अबान अहमद ने 68.4% अंक हासिल किए थे, 68.4%। वहीं उसके बड़े भाई एहजम अहमद ने तो उससे कई ज्यादा नंबर हासिल किए, जो इस समय जिंदा भी है। उसने 12वीं की परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में 76.4% अंक प्राप्त किए। वर्ष 2023 में परिवार पर लगातार आ रही घटनाओं का असर दोनों भाइयों की पढ़ाई पर भी पड़ा। अतीक अहमद, अशरफ और असद अहमद की मौत के बाद परिवार कठिन दौर से गुजर रहा था। काफी ज्यादा मुश्किलें उन पर आ गई थी। इसी कारण से दोनों भाई पहले निर्धारित समय पर परीक्षा नहीं दे पाए। हालांकि बाद में उन्होंने दोबारा तैयारी की और बोर्ड परीक्षा देकर अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और कुछ करीबी रिश्तेदारों के द्वारा यह भी कहा गया कि परिवार के कठिन समय और बाल सुधार गृह में रहने के दौरान भी उसके कुछ सामान्य किशोरों जैसे ही शौक थे, कुछ हॉबीज थी इसकी, और जानवरों के प्रति लगाव तो काफी अच्छा और खासा चर्चा में रहा, यानी कि पशु प्रेमी था। पारिवारिक परिस्थितियों और कानूनी मामलों के साए में उसका शुरुआती जीवन बीता था, जिस कारण उसका ज्यादातर समय घर के अंदर माहौल में बीता और पाबंदियों के बीच ही बीता। वो तब सुर्खियों में आया जब लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ अपने भाई से मिलने जेल पहुंचा था और सोशल मीडिया पर उसकी इंस्टाग्राम की रील्स काफी चर्चा में आई थी, जिसमें वो धमकाता हुआ भी नजर आता था। आपको बता दें, बीती 6 अगस्त 2026 की सुबह ही जब अबान अहमद अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने दूसरे नंबर के भाई अली से मुलाकात करने जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में उसकी जो तेज रफ्तार क्रेटा कार थी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में अबान और उसके साथी सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी। अबान के बारे में आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई वो भी आपको आगे बताएंगे, जबकि कार में सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक, यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, तेज टक्कर के कारण अबान का लीवर, फेफड़े और दिल फट गया था, जिससे अत्यधिक इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव इतना ज्यादा हो गया था कि उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अबान के शरीर पर कुल 23 बाहरी और अंदरूनी गंभीर चोटें थी। भीषण टक्कर के कारण लीवर, फेफड़े, तिल्ली यानी कि स्प्लीन, आते और हृदय बुरी तरीके से फट गए थे। वहीं सिर में गंभीर चोट लगने के कारण जोरदार तरीके से ब्रेन हेमरेज हुआ और उसकी जान चली गई। 2023 में अबान अहमद का नाम पहली बार उमेश पाल हत्याकांड के बाद सामने आया था। कार्रवाई के दौरान उसे और उसके भाई एहजम को बाल सुधार गृह भेजा गया था, जहां महीनों रहने के बाद दोनों को रिहा कर उनकी बुआ परवीन कुरैशी की कस्टडी में सौंप दिया गया था। इसके बाद दोनों ने अपनी पढ़ाई पर दोबारा फोकस करने की कोशिश की। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अली अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच, जो कि इसी का भाई था, वापस झांसी के लिए रवाना कर दिया गया। करीब 35 सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में उसे प्रयागराज से झांसी ले जाया गया। झांसी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार के मुताबिक अली अहमद को रविवार तड़के 4:41 पर झांसी जेल में दोबारा दाखिल करा दिया गया। वहीं उमर को भी पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद संबंधित जेल में वापस भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। फिलहाल अब परिवार में कौन कौन बचा है ये भी आपको बता देते हैं। अतीक अहमद तो पहले ही अल्लाह को प्यारा हो चुका है। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है और उन पर इनाम 50,000 रुपए का घोषित है। बड़ा बेटा उमर अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली भी न्यायिक हिरासत में है। तीसरा बेटा असद अल्लाह को प्यारा हो चुका है। 2023 में पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो चुकी है। वहीं चौथे बेटे एहजम को पहले बाल संरक्षण गृह में रखा गया था और बाद में परिजनों की देखरेख में सौंप दिया गया और वो वहीं पर है। और पांचवा बेटा, जैसे कि हम सब जानते हैं, अबान, उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जाते जाते बात अगर अतीक अहमद की क्राइम कुंडली की करें तो उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, अपहरण और जमीन कब्जाने जैसे 160 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। करीब 4 दशकों तक उत्तर प्रदेश और खास तौर से प्रयागराज में अतीक का अच्छा खासा काला साम्राज्य रहा, खौफ रहा। उसने जघन्य अपराधों के दम पर अपना एक बड़ा काला साम्राज्य खड़ा किया। अतीक अहमद के सबसे प्रमुख कारनामों में जो क्राइम उसने किए, उसमें अक्टूबर 2004 में बसपा के टिकट पर राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। इसका बदला लेने के लिए ही जो हार हुई थी, 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का भी अतीक ने साल 2006 में अपहरण करवाकर अपने पक्ष में गवाही दिलवाई थी।
और उसके बाद में फरवरी 2023 में, यानी कि आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले, उमेश पाल की भी प्रयागराज में सरेआम गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी साजिश भी साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने रची थी। इसके अलावा लखनऊ के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद का नाम ही सामने आया था, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और उनके विधायकों पर हमला किया गया था। पूर्व पुलिस अधिकारियों के खुलासे के अनुसार अतीक ने अपने विरोधियों और व्यापारियों को डराने के लिए एक खास टॉर्चर चैम्बर तक बना रखा था। वहां पर लोगों को बेरहमी से पीटा जाता था और पैसे न देने पर गंभीर यातनाएं भी दी जाती थी। अतीक का गैंग प्रयागराज हो या फिर उसके आसपास के इलाकों में, पूर्वांचल हो या फिर बिहार नेपाल बॉर्डर तक, कीमती जमीनों पर जबरन कब्जा किया करता था, स्मगलिंग करता था। ये कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की मदद से डरा धमकाकर औने पौने दामों में लोगों की जमीनें अपने नाम पर लिखवा लेता था। जेल के भीतर से भी अतीक का नेटवर्क काम करता था। लखनऊ के एक रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल इनको अगवा कर देवरिया जेल ले जाया गया था, जहां पर अतीक और उसके गुर्गों ने कारोबारी को पीट कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने नाम करने के कागजात पर हस्ताक्षर यानी कि साइन करवा दिए थे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की अप्रैल 2023 में प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतीक की मौत के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार उसके काले साम्राज्यों पर लगातार कड़ा एक्शन ले रही है। लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जमीनें जब्त हो रही है, कुर्की हो रही है। अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक और उसके करीबियों की अरबों रुपए की संपत्ति, जो बेनामी और अवैध तरीके से बनाई गई थी, जब्त या फिर ध्वस्त की जा चुकी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।